हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो हम कवर कर रहे हैं, ये इसका पार्ट सेकंड है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम टोटल 100 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियोज़ आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 101 द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोइट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वॉज। पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट जो है इंग्लिश के वो कौन है। व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो हैं वो फर्स्ट ऑफिशियल हैं, ठीक है, ऑफिशियल पोइट लॉरिएट हैं। फर्स्ट तो ये हो गए हैं जॉन ड्राइडन, फिर सेकंड कौन है? सेकंड है थॉमस सैडवेल, ठीक है, सेकंड है थॉमस सैडवेल। और थर्ड जो है वो थर्ड कौन है? थर्ड का नाम तो उसमें गिवन नहीं, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ, थर्ड भी याद रख लीजिए, नाहुम टेट, NAHUM, नाहुम टेट, ये थर्ड है। फर्स्ट हो गए जॉन ड्राइडन, सेकंड है थॉमस सैडवेल और थर्ड है नाहुम टेट। चलिए इसके बाद देखते हैं। नंबर 102 है द एसेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन डैश इनॉग्रेटेड द जैकोबियन एज। पूछा गया है कि जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं वो थ्रोन पर कब बैठे थे जिससे कि इनॉग्रेटेड हो गई थी जैकोबियन एज। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1603। अच्छा, किंग जेम्स फर्स्ट से पहले थ्रोन पर कौन बैठी थी, यानी कि जैकोबियन एज से पहले कौन सा पीरियड था? वो था एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज। और उस टाइम पर थी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ क्वीन जो थी उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1603 में। उसी के बाद से जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं ये थ्रोन पर बैठ गए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 103 ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज रिटन इन। पूछा गया है जो ड्राइडन का फेमस वर्क है ऑल फॉर लव, ये लिखा गया है कौन सी वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है ये। और ये लिखी गई थी, रिटर्न कब हुई थी? ये हुई थी 1667 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104 टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग। पूछा गया है किस लिटरेरी एज से चार्ल्स डिकेंस जो हैं बिलोंग करते थे। रीड द ऑप्शंस प्लीज, व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से वो बिलोंग करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 105 हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी किसने शुरू किया था ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड के अंदर इन द 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की शुरुआत किसने की थी वो आपको बताना है। प्लीज़ रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने स्टार्ट की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 106 द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन। रेनेसां ने अपना जो ग्रेट इम्पैक्ट है वो किस पर छोड़ा है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द मॉडर्न पोइट्स। द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न पोइट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 107 पोप इन हिज लेटर टू अराबेला इन द रेप ऑफ द लॉक स्टेट्स दैट ही बोरोड हिज सुपरनैचुरल मशीनरी फ्रॉम। ठीक है, तो सुपरनैचुरल मशीनरी जो है उसने किससे बोरो की है वो आपको बताना है। लेटर टू अराबेला ये इसके अंदर लिखा गया है, जो इनकी मेन बुक है द रेप ऑफ द लॉक के अंदर, ठीक है, वो आपको बताना है।
व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द रोज़िक्रूसियंस। तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं उन्होंने बोरो की है अपनी सुपर नेचुरल मशीनरी द रोज़िक्रूसियंस से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन प्रेज ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मोनार्की। पूछा गया है कि जॉन ड्राइडन की वो कौन सी पोयम है जो उन्होंने मोनार्की को और रेस्टोरेशन की प्रेज करने के लिए लिखी थी। ठीक है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रिया रेडक्स। ये जो इनकी पोयम है ये इन्होंने रेस्टोरेशन और मोनार्की को प्रेज करने के लिए लिखी थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 109। द सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडेंस अब्सैलम एंड अरिस्टोटल इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से ली गई है? सरफेस नरेटिव, आई थिंक ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन। हाँ सेकंड टाइम में आ चुका है। प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। सरफेस नरेटिव जो है अब्सैलम एंड अरिस्टोटल की कहाँ से ली गई है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इसके लिए आलस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इसको टाइप ज़रूर कर दें आप कमेंट बॉक्स के अंदर और अपना रिव्यू भी अब हमें ज़रूर बताएँ। क्वेश्चन नंबर है 110। सर थॉमस मोर जो हैं कौन है? ये ऑथर ऑफ यूटोपिया हैं। बिलोंग करते हैं किस कंट्री से करते हैं वो आपको बताना है। थॉमस मोर जो ऑथर हैं यूटोपिया के ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 111। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास्टोरल एलेजी। पूछा गया है पास्टोरल एलेजी इनमें से कौन सी नहीं है? मिल्टन की लिसिडास पास्टोरल एलेजी है। ये पी.बी. शेली जो हैं इनके एडोनाइज भी पास्टोरल एलेजी है। ये आर्नोल्ड के थायरसिस भी पास्टोरल एलेजी है। लेकिन ये पॉप की जो द रेप ऑफ द लॉक है ये पास्टोरल एलेजी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पास्टोरल एलेजी नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 112। हु वाज मैकियावेली। पूछा गया है मैकियावेली कौन थे वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 113। द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट। पूछा गया है पोइट्री है ऑफ रोमांटिक रिवाइवल की जो पोइट्री है वो किसके अगेंस्ट रिवोल्ट था वो आपको बताना है। प्लीज़ रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? 113 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन ये किसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा नंबर 114। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज़। पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइट्री है वो कैसी है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पोइट्री है इनकी, ऑप्टिमिस्टिक पोएट रहे हैं। लेकिन आप हमें बता दें कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। किसके लिए फ़ेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ये फेमस है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 115। क्वेश्चन है कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। पूछा गया कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो किसको रेफ़र करता है, यानी कि कैम्ब्रिज स्कूल हम किसे कह सकते हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स के लिए इस टर्म को यूज़ किया गया है। कैम्ब्रिज टर्म जो है यूज़ की गई है, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 116। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज। ड्राइडन जो है एज अ क्रिटिक वो क्या थे? अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टोटल, एन अपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल, अनअवेयर ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल, अ रैशनल फॉलोअर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल। क्या थे?
करेक्ट आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 117। हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो लाइन्स है किसने लिखी है? ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर यू, अपनी आंखें खोलो और देखोगे तुम्हारा गॉड तुम्हारे सामने नहीं है। ये लाइन जो है किसने लिखी है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो लाइंस लिखी हैं ये लिखी हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी ये जो लाइंस ली गई हैं ये ली गई इनकी फेमस पोएम, जो इनकी फेमस बुक है क्या है वो गीतांजलि है, GITANGALE, ये गीतांजलि से ली गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 118। टोटल मिसेलेनी कंटेंट, टोटल के जो मिसेलेनी है उसमें कितने सोनेट हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें है 60 सोनेट्स। कितने सोनेट हैं? 60 सोनेट्स हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 119। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, पूछा गया है कि इनमें से कौन एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फेमस है। कौन? विलियम हैज़लिट, फ्रांसिस बेकन, जॉन रस्किन या जी के चेस्टरटन। जो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फेमस हैं फ्रेंड्स वो हैं ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बेकन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 120। आर्ट फॉर आर्ट सेक वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट था? विक्टोरियन मॉरलिज्म के अगेंस्ट था, या विक्टोरियन रिलीजन के अगेंस्ट था, या विक्टोरियन वैल्यूज़ के अगेंस्ट था, या विक्टोरियन फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट था। जो ये टर्म यूज़ की गई है यहाँ पर आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, ये किसके अगेंस्ट रिवोल्ट था वो आपको बताना है। 120 का आंसर, करेक्ट आंसर जो जाएगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मॉरलिज्म। ठीक है, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियन मॉरलिज्म। MCQ नंबर 121 इज हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन द रेन ऑफ जॉर्ज सेकंड। पूछा गया है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं ग्रेट ब्रिटेन के वो कौन थे जब रूल चल रहा था जॉर्ज सेकंड का। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड टाइप द आंसर इन कमेंट सेक्शन। Who became the first prime minister of Great Britain in the reign of George II? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट वालपूल। रॉबर्ट वालपूल जो बने थे ये बने थे 1721 के अंदर प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पर रूल चल रहा था जॉर्ज सेकंड का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 122। हुज ग्रेट डिक्शनरी published in 1755 included more than 1,14,000 quotation। आपको बताना है कि किसकी डिक्शनरी पब्लिश हुई थी 1755 के अंदर। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी जो है पब्लिश हुई थी 1755 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 123। वाई डिड नॉट अलेक्जेंडर पोप अटेंड एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश यूनिवर्सिटी को अटेंड क्यों नहीं किया था। रीड द ऑप्शंस प्लीज। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज ए कैथोलिक एंड देयर फॉर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग। इसलिए उनको वहाँ अटेंड करने के लिए मना कर दिया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसीडर्ड टू बी अ न्यू क्लासिकल पोइट। पूछा गया है कि इन चारों में से
किसको नियो क्लासिकल पोएट कंसीडर नहीं किया जाता है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हेनरी वॉगन को नियो क्लासिकल पोएट कंसीडर नहीं किया जाता है। बाकी जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, थॉमस ग्रे, ये सभी नियो क्लासिकल पोएट हैं। नियो क्लासिकल एज जो रही है वो रही है 1660 से लेकर, और ये लास्ट रही है, ठीक है, 1798 से। इसी के बाद से रोमांटिक एज शुरू हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ था इस साल से ही, तभी से इस 1798 से कंसिडर की जाती है रोमांटिक एज। इससे पहले रही है न्यू क्लासिकल एज। ठीक, कहीं कहीं आपको 1798 नहीं देखने को मिल सकता, तो वहाँ देखने को मिल सकता है आपको 1785। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप आसपास मान सकते हैं। ठीक, और नियो क्लासिकल एज जो है हमारी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड जो रहा है ये रहा है 1660 से लेकर 1700 तक। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पीरियड रहा है हमारा वो रहा है अगस्टन एज। वो कौन सा रहा है? अगस्टन एज। अगस्टन एज रहा है 1700 से लेकर 1750 तक। इसके बाद जो नंबर 3 आता है वो आता है एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन कब से कब तक रही है? 1750 से लेकर 1798 तक। ठीक, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है न्यू क्लासिकल एज को, और इसी यानी कि एज ऑफ जॉनसन के बाद से शुरू हो जाती है रोमांटिक एज। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 125। What happened in 1707 that would forever alter the relationship between England, Wales and Scotland? वो आपको बताना है कि 1707 में क्या हुआ था। What will be answer? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द एक्ट ऑफ यूनियन वहां पर पास हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 126। व्हाट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले? पूछा गया है आपसे कि शेक्सपियर का जो लॉन्गेस्ट प्ले है, ड्रामा है, वो कौन सा है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट। हैमलेट जो है ये लॉन्गेस्ट प्ले है और ये लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी है। ठीक, और जो शॉर्टेस्ट कॉमेडी, ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी हो, लॉन्गेस्ट ड्रामा भी है और लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी है। अब शॉर्टेस्ट कॉमेडी कौन सी है? तो जो शॉर्टेस्ट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कौन सी है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये शॉर्टेस्ट कॉमेडी हो चुकी है। अच्छा, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? तो शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो है वो है मैकबेथ। वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट कॉमेडी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ। लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है हैमलेट, लॉन्गेस्ट प्ले भी है हैमलेट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 127। द फेरी क्वीन वाज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मोनार्क? पूछा गया है कि जो एडमंड स्पेंसर हैं उनका जो ये वर्क है फेरी क्वीन, ये किस किंग के यानी किस मोनार्क के टाइम में लिखा गया था? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ ट्यूडर। ये एलिजाबेथ फर्स्ट ही हैं। ठीक है, और इसको जो फेरी क्वीन है इसको पब्लिश किया गया था 1590 के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फेरी क्वीन के अंदर टोटल 6 बुक हैं। इसको जब फर्स्टली पब्लिश किया गया था तो उसके अंदर 1 से लेकर 3rd बुक थी। ठीक है, जब सबसे पहले पब्लिश किया गया उसमें 1 से लेकर 3rd तक बुक थी। इसको पब्लिश किया था 1590 के अंदर। दूसरी बार जो इसको पब्लिश किया गया था उसके अंदर बुक 4th से लेकर बुक 6 तक थी और इसको पब्लिश किया गया था 1596 के अंदर। ठीक है, तो 2 टाइम पब्लिश किया गया। फर्स्टली पब्लिश किया था इसको 1590 के अंदर, जो हमने आपको यहाँ बता दिया कि सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1590 के अंदर यहाँ पर, और जो सेकंड टाइम इसमें 4th, 5th और 6th बुक थी तब इसको पब्लिश किया गया था 1596 के अंदर।
टोटल फेरी क्वीन के अंदर 6 बुक हैं। एलिजाबेथ ट्यूडर को ही हम एलिजाबेथ फर्स्ट कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 128। वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब्ड ऑल गुड पोइट्री एज। वर्ड्सवर्थ ने सभी गुड पोइट्री को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1770 के अंदर और इनकी डेथ हुई है 1850 के अंदर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरिएट भी थे। ये पोएट लॉरिएट बने थे 1843 के अंदर और ये अब इनकी डेथ हो गई थी तब तक ये रहे थे, यानी कि रहे थे ये 1850 तक। इनके बाद जो पोएट लॉरिएट बने थे वो बने थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक, बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की। तो इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंसन। क्या नाम था इनकी वाइफ का? नाम था मैरी हचिंसन, MARY, मैरी HUTCHIN और SON, मैरी हचिंसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 129। हु इज़ टर्म्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ वेनिसा। ये किसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ वेनिसा? स्पेंसर, जॉन गोवर, चौसर या लैंगलैंड? करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 130। हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। रिवेंज प्ले के ट्रेडिशन को किसने स्टार्ट किया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस किड। आपको बता दें थॉमस किड जो है यूनिवर्सिटी विट्स में एक हैं। कितने हैं? टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, उनमें एक थॉमस किड भी हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ग्रुप्स वर सपोर्टिव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर। पूछा गया है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था तो उसके अर्ली ईयर्स के अंदर सपोर्टिव जो इंग्लिश ग्रुप था वो किन का था वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी और सी, यानी कि लिबरल्स भी थे और रेडिकल्स भी थे। सपोर्टिव थे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अर्ली ईयर्स के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 132। होरेस वालपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो इनिशिएटेड विच लिटरेरी ट्रेडिशन। पूछा गया है कि जो होरेस वालपोल का एक वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, उससे शुरुआत हुई थी किस लिटरेरी ट्रेडिशन की हुई है वो आपको बताना है। हनिश एपिक, गॉथिक फिक्शन, एपिस्टोलरी नॉवेल या मेटा नॉवेल? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गॉथिक फिक्शन। ठीक है, ये जो गॉथिक फिक्शन के एक तरीके से इनिशिएटर भी रहे हैं। कौन? होरेस वालपोल। आपको हम ये भी बता दें कि सबसे पहले जो ये पब्लिश हुई थी द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये हुई थी 1764 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 133। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। पूछा गया है कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1833 के अंदर। अच्छा, बात करते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के फाउंडर की। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे जॉन केबल, JOHN, जॉन KEBLE। जॉन केबल जो है इसके फाउंडर कहे जाते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 134। द बेसिक थीम ऑफ आर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा इज।
पूछा गया है आर्नोल्ड का जो फेमस वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा, इसकी बेसिक थीम क्या है वो आपको बतानी है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट आप हमारी वीडियोस में चाहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। सो व्हाट विल बी आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोलॉजी। लिटरेचर एंड डोगमा को जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1837 के अंदर। बात कर लेते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की, तो इनका जन्म हुआ है 1822 में और इनकी डेथ हुई है 1888 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 135। हु वाज द लीडर ऑफ प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट? पूछा गया है इंग्लैंड के अंदर प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के लीडर कौन थे, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, D.G. रोसेटी। प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था, ये उसके कौन थे? लीडर थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 136। हु वाज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरिएट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ? पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट जो थे वो कौन रहे थे? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात आती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे हैं 1843 से लेकर 1850 तक, क्योंकि इनके बाद 50 पर इनकी डेथ हो जाती है। तभी 1850 से पोएट लॉरिएट बन जाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और ये रहे हैं अपनी डेथ तक यानी कि 1892 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 137। आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ? आर्नोल्ड का जो फेमस वर्क है कल्चर एंड अनार्की, इसका पूछा गया है सब्जेक्ट क्या है। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड टाइप द आंसर इन कमेंट। 137 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन। कल्चर एंड अनार्की का जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 138। विच वन इज द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकिंस? चार्ल्स डिकिंस का अनफिनिश्ड नॉवेल है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एडविन ड्रूड। ये चार्ल्स डिकिंस का अनफिनिश्ड नॉवल है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 139। फ्रॉम वेयर मैथ्यू आर्नोल्ड टुक द स्टोरी फॉर हिज सोहराब एंड रुस्तम? ये बी बनाना है, उसको आप बी मानना, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम की जो वो स्टोरी ली है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, वो कहाँ से ली है वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस प्लीज। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहनामा। शाहनामा से इन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड ने सोहराब एंड रुस्तम की जो स्टोरी ली है। आपको हम बता दें ये जो सोहराब एंड रुस्तम है इसको पब्लिश किया गया था 1853 के अंदर। अच्छा, शाहनामा जो है ये किसने लिखी है? शाहनामा को लिखा है फिरदौसी ने, FERDOWSI। फिरदौसी ने इसको लिखा है। फिरदौसी एक पर्सियन पोइट हैं। कैसे हैं? पर्सियन पोइट। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 140। विच पोम बाय चॉसर वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंकी, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट? बताइए, व्हाट विल यू आंसर? चौसर की कौन सी पोयम है जो डेथ पर लिखी गई है, ब्लैंकी वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट के ऊपर लिखी गई है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द बुक ऑफ डचेस।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 141। क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर। पूछा गया है क्वीन विक्टोरिया जो है किस किंग के बाद क्वीन बनी थी, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ के बाद ये क्वीन बनी थी। अच्छा, आपको हम बता दें कि जो क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था वो हुआ था 1819 में और इनकी डेथ हुई थी 1901 के अंदर। क्वीन विक्टोरिया जो थ्रोन पर बैठी थी वो बैठी थी 1837 से। यहाँ से ही विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग हो जाती है और ये क्वीन रही थी 1901 तक, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है और यहाँ तक ही लास्ट टाइम पीरियड है विक्टोरियन एज का। तो विक्टोरियन एज की ड्यूरेशन है वो है 1837 से लेकर 1901 तक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 142। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली अ। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट बेसिकली क्या था वो आपको बताना है। 142 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलीजियस मूवमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 143। विच कंट्री बिलीव्ड इट हैड एन इनविंसिबल आर्मडा बिफोर 1588। इनविंसिबल आर्मडा कहा गया था उसको बिफोर 1588 तक उसको कहा था। उसके बाद 1558 के बाद जो है उसको इनविंसिबल आर्मडा नहीं कहा गया था क्योंकि उसमें उसकी हार हो गई थी। तो वो किस कंट्री के पास था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये था स्पेन के पास। अच्छा, जो इनविंसिबल आर्मडा की हार हुई थी यानी कि जो हारे थे इंग्लैंड से। तो वार हुआ था इंग्लैंड वर्सेस किसके अंदर? स्पेन के अंदर। इसको हम इनविंसिबल आर्मडा को स्पेनिश आर्मडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेनिश आर्मडा। ये 1588 के अंदर जो वॉर हुआ था उसमें हार हो गए थे। इससे पहले ये कभी हारे नहीं थे, इनके पास ही जहाज था इनविंसिबल आर्मडा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 144। इन विच ईयर डिड इंग्लैंड एंड स्पेन फाइट अ फेमस सी बैटल। ठीक है, सी बैटल जो हुआ था इंग्लैंड और स्पेन के बीच में हुआ था, पूछा गया है वो किस साल हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1588। उसी के अंदर जो स्पेनिश आर्मेडा था, ठीक है, स्पेनिश आर्मेडा था, उसकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इससे पहले ये कभी हारे नहीं थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 145। हु वाज द फर्स्ट ट्यूडर किंग? हु वाज द फर्स्ट ट्यूडर किंग? ये आपको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और ये सब अपकमिंग एग्जाम्स में पूछने की इनकी पूरी पॉसिबिलिटी है। 145 का आंसर, फर्स्ट ट्यूडर किंग जो है वो है हेनरी 8। कौन है? हेनरी 8। और जो लास्ट ट्यूडर किंग है, किंग तो नहीं थी वो, खैर क्वीन थी, वो थी क्वीन एलिजाबेथ। कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। चलिए इनकी डेथ हुई थी 1603 के अंदर। ये रहा था एलिजाबेथन पीरियड का एज का लास्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 146। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ मैरी फर्स्ट? मैरी फर्स्ट का जो निकनेम है वो क्या है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। ठीक है, ये ट्यूडर किंग थी। क्वीन मैरी जो है ये एक ट्यूडर किंग थी। चलिए इसके क्वीन थी, सॉरी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 147। हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट? एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद किंग कौन बने थे वो आपको बताना है। एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 के अंदर और 1603 में ही जो थ्रोन पर बैठे थे वो बैठे थे जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट से ही स्टार्टिंग मानी जाती है किसकी? जैकोबियन एज की।
अच्छा, जैकोबियन एज जो है ये जेम्स 6 ऑफ स्कॉट्स हैं, और जब ये इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठे थे तो जेम्स फर्स्ट के नाम से ये थ्रोन पर बैठे थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट जो हैं, जो कि जेम्स 6 ऑफ स्कॉट्स थे, वो थ्रोन पर बैठे थे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 148। एलिजाबेथ्स रेन वाज लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनका जो टाइम पीरियड रहा है किंगशिप का वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग रहा है। When she died at the age of 69 in 1603, how many years had she reigned? तो उसने कितने साल तक शासन किया था? What will be answer? 148 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 45 ईयर्स। अगर आप जानते हैं एलिजाबेथेन एज का टाइम पीरियड ये चला है 1643 के लास्ट तक। ठीक है, तो स्टार्ट कब से हुआ है ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, तो मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 149। एलिजाबेथ एंड मैरी फर्स्ट बिलोंग टू व्हाट रॉयल फैमिली? एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं और मैरी फर्स्ट जो हैं ये बिलोंग करती हैं किस रॉयल फैमिली से? अभी आपको बताया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूडर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 150। व्हाट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा? एलिजाबेथन एज की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है और एंडिंग है वो कब से कब तक की रही है ये आप जानते ही हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। MCQ नंबर 151 इज़ विच किंग वॉज नोटोरियस फॉर हिज 6 मैरिजेस एंड फॉर रूथलेसली परसिक्यूटिंग हिज पॉलिटिकल एनिमीज वायलेंटली एलिमिनेटिंग ऑल अपोजिशन? पूछा गया है कि कौन सा जो किंग है वो क्या था अपनी 6 मैरिजेस के लिए और बेरहमी से अपने जो पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं उन पर अत्याचार करने के लिए और वायलेंटली उनको हराने के लिए जो उनके अपोजिशन में थे। वो किंग कौन सा है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी 8। अच्छा, हेनरी 8 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हेनरी 8 जो हैं वो एक ट्यूडर किंग थे। एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं वो जो जिनकी डेथ हुई थी 1603 के अंदर, ये लास्ट ट्यूडर किंग थी। कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर के टाइम की थी। ठीक, ये हेनरी 8 जो हैं ये एक ट्यूडर किंग थे। ठीक, दूसरी बात, हेनरी 8 का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1491 के अंदर, डेथ हुई थी 1547 के अंदर। और हेनरी 8 जो हैं ये किंग कब बने थे? ये किंग बने थे 1509 के अंदर, और ये किंग कब तक रहे थे? 1547 तक, यानी कि अपनी डेथ तक ये किंग रहे थे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 152। ग्रीक थिएटर वाज ओपन ऑफ व्हाट जेनर? पूछा गया है जो ग्रीक थिएटर थे वो ओपन किस जेनर के थे वो आपको बताना है। ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस या ए एंड बी? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, यानी कि ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। वहाँ पर ट्रेजेडी सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, यानी कॉमेडी ट्रेजेडी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस थी ग्रीक थिएटर के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 153। हु इज़ लार्जली कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ एपिक पोइट्री? ठीक है, पूछा गया है कि हु इज लार्जली कंसीडर टू बी द फादर ऑफ एपिक पोइट्री? फादर ऑफ एपिक पोइट्री किसे कहा गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होमर को कहा गया है फादर ऑफ एपिक पोइट्री। ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ एपिक पोइट्री यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये बात अलग हो जाती है फिर।
सिर्फ फादर ऑफ एपिक पोइट्री हैं कौन, होमर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 154। फिल इन द ब्लैंक। जॉन लिलीज स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। पूछा जाएगा जॉन लिली के हम स्टाइल को बेस्ट तरीके से किस तरह हम उसको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूफिस्टिक। अच्छा, यूफिस्टिक डिस्क्राइब क्यों कहा गया इनके स्टाइल को? क्योंकि इनकी एक बुक है जिसका नाम है यूफियस, EUPHUES। इसका आगे लिखा हुआ है द एनाटॉमी ऑफ विट। यूफिस जो एनाटॉमी ऑफ विट जो कि 1578 के अंदर आई थी। एक वर्क और है जो इसका ही सेकंड पार्ट है एक तरीके से, यूफिस एंड हिज इंग्लैंड, जो आई थी 1598 के अंदर। तो इसी टर्म की वजह से इनके स्टाइल को यूफिस्टिक कहा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। MCQ नंबर 155 इज द पेट्रार्कन सोनेट इज टिपिकली कंपोज्ड इन व्हाट फॉर्म ऑफ मीटर। पूछा गया है कि पेट्रार्कन सोनेट जो है वो किस मीटर में कंपोज किया जाता है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक, आयम्बिक पेंटामीटर की जो हर लाइन होती है उसमें कितने सिलेबल होते हैं? 5 मेट्रिकल फीट होते हैं और 10 सिलेबल होते हैं। ठीक, और एक फीट के अंदर पहला क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, और दूसरा होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक, पेट्रार्कन सोनेट को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला जो होता है वो होता है ऑक्टेव, पहला होता है ऑक्टेव, दूसरा होता है सेस्टेट। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है A B B A अब्बा, A B B A। ठीक है, 4 4 8 लाइन तो ये हो गई हैं। सेस्टेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है C D C और D C D, या तो ये राइमिंग स्कीम होगी। ठीक है, सेस्टेट की या ये होगी C D E और C D E। ठीक है, सेस्टेट की राइमिंग स्कीम या तो ये होगी या ये होगी। ऑक्टेव की सिर्फ एक ही दे रखी है, ये वाली। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 156। जॉन मिल्टन्स लिसिडास इज व्हाट जेनर ऑफ पोइट्री। पूछा गया है जॉन मिल्टन की जो पोइटिकल वर्क है लिसिडास वो किस जेनर का है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्टोरल एलेजी है ये। ठीक है, जॉन मिल्टन का जो फेमस वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 157। इन द रेप ऑफ द लॉक पॉप सैटाराइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। पूछा गया है कि रेप ऑफ द लॉक जो अलेक्जेंडर पोप का वर्क है वो किसको सैटाराइज करता है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आंसर्स। ठीक है, ये सभी ऑप्शन हैं, तो गवर्नमेंट को भी करता है, मैरिज को भी करता है और ऑर्गेनाइज रिलीजन को भी करता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 158। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। आपको बताना कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो क्या है। रीड द ऑप्शन प्लीज। व्हाट विल बी आंसर? पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें हैं। अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंटेम्परेरी कल्चरल प्रोडक्शन, अ लिटरेरी मूवमेंट कंसर्न विद एक्सट्रीम सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी एंड अटेम्प्ट टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन हाई एंड लो कल्चर। ठीक है, यही पोस्ट मॉडर्निज्म होता है। तो इसके सभी आंसर जो माने जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है नंबर 159 इज रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ नॉवल फ्रॉम द सेंचुरी। पूछा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो जो नॉवल है वो किस सेंचुरी में लिखा गया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
ये 18th सेंचुरी में लिखा गया है। अच्छा, लिखा कब गया है? तो ये पब्लिश हुआ था 1719 को ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। अच्छा, ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये लिखा किसने है? ये लिखा है डैनियल डिफो ने, DANIEL, डैनियल DEFOE, डिफो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 160। अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज सैटन्स ट्रेजिक फ्लॉ। पूछा गया है कि पैराडाइज लॉस्ट जो लिखी है जॉन मिल्टन ने, उसमें सैटन जो है उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 161। विच एलिमेंट इज अ फीचर ऑफ एन एपिक पोएम। पूछा गया है एपिक पोएम का फीचर क्या है वो आपको बताना है। एपिक पोएम का फीचर, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अबाउट अ हीरो। एपिक पोएम जो होती है वो एक हीरो के बारे में होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 162। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। पूछा गया कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड की टाइम ड्यूरेशन है वो है 450 से लेकर 1066 तक कंसीडर किया जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 163। ओजीमेंडियस इज विच किंग। पूछा गया कि ओजीमेंडियस जो है ये किस किंग का नाम है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामेसिस सेकंड। अच्छा, रामेसिस सेकंड जो है ये एक इजिप्शियन किंग है। कौन से हैं? इजिप्ट के हैं, ये इजिप्ट के किंग हैं। और ये जो टर्म है ना ये ग्रीक टर्म है, ये ग्रीक टर्म है, यानी कि रामेसिस सेकंड जो है इन्हें ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ओजीमेंडियस कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 164। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिक पोइट्री। पूछा गया कि इनमें से एपिक पोइट्री का एग्जाम्पल कौन सा है। 164 का आंसर आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा है? पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है जॉन मिल्टन ने। ओडेसी को किसने लिखा है? ओडेसी को लिखा है होमर ने। इलियड को किसने लिखा है? इलियड को लिखा है होमर ने। पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक में है? 12 बुक के अंदर है। ओडेसी 24 बुक्स में लिखी गई है। इलियड भी 24 बुक में लिखी गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 165। बियरवुल्फ स्वॉर्ड वाज नेम्ड। पूछा है बियरवुल्फ जो है उसकी स्वॉर्ड का नाम क्या है। बियरवुल्फ एक एपिक पोइट्री है जो कि एंशिएंट इंग्लिश पीरियड की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बियरवुल्फ जो स्वॉर्ड है उसका नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हंटिंग। बियरवुल्फ की जो स्वॉर्ड है उसका नाम था हंटिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 166। हु वाज द लीडर ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। पूछा गया है कि रेनेसां पीरियड के दौरान कौन किंग था वो आपको बताना है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो रेनेसां पीरियड है वो कब से कब तक है। ठीक, रेनेसां पीरियड रहा है 1500 से लेकर 1660 तक। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन रहा है। अब इसमें जो हमारा मेन टाइम मैं आपको बता दूं, एलिजाबेथन एज कब से कब तक शुरू हुई है। एलिजाबेथन एज हुई है 1558 से लेकर 1603 तक। इसके बाद जैकोबियन एज शुरू हुई है, जैकोबियन है 1603 से लेकर 1625 तक। इसके बाद कैरोलाइन एज शुरू हो जाती है, वो ये 1625 से लेकर 1649 तक। इसके बाद कॉमनवेल्थ शुरू हो जाती है 1649 से लेकर 1660 तक। तो इन सब में जो किंग आती हैं वो आती हैं एलिजाबेथन
क्वीन एलिजाबेथ। तो ये क्वीन एलिजाबेथ जो हैं ये रेनेसां पीरियड के दौरान किंग थी। किंग जॉर्ज भी नहीं है, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया तो तकरीबन 1937 में क्वीन बनी थी, ठीक है। तो यह 1937 तो बहुत बाद में आएगा। तो हेनरी VIII ये बहुत पहले के, ये फर्स्ट ट्यूडर किंग थे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 167। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एंग्लो सैक्सन पोएम एंड ओल्डेस्ट जर्मनिक एपिक। ये तो आप समझ गए होंगे कि पूछा है ग्रेटेस्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो एपिक है वो है बीवुल्फ। ये भी आपके सामने आया था। इसके राइटर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एनोनिमस है राइटर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 168। इन 1534 किंग हेनरी VIII वाज डिक्लेयर्ड हेड ऑफ व्हाट चर्च। बताइए 1534 में जो हेनरी VIII हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया था, किस चर्च का हेड डिक्लेयर किया गया था वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द इंग्लिश चर्च, ठीक है। ये जो हेनरी VIII हैं ये ट्यूडर किंग है, ये आपको याद रखना है। तो 168 का आंसर हो जाएगा बी, द इंग्लिश चर्च। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 169। जॉन कीट्स डाइड फ्रॉम। पूछा जाएगा जॉन कीट्स जो है किस बीमारी से मरे थे वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे अगर आपने स्टडी की है तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि वो टीबी से मरे थे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 170। फॉर प्यूरिटन्स लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड। प्यूरिटन्स जो बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्च, ठीक। अच्छा, प्यूरिटन जो हैं वो आए हैं कॉमनवेल्थ एज के अंदर, पावर के अंदर। तो कॉमनवेल्थ एज जो हमारी रही है, जो मैंने आपको अभी बताया था, वो था 1649 से लेकर 1660 में। और जो जॉन मिल्टन हैं वो सपोर्टिव थे किसके? प्यूरिटन। वो खुद एक प्यूरिटन थे और कॉमनवेल्थ को वो सपोर्ट करते थे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया था प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 171। व्हाट कलर फ्लावर रिप्रेजेंटेड द रोमांटिक एज। पूछा गया है कि किस कलर के फ्लावर ने रिप्रेजेंट किया है रोमांटिक एरा को, वो आपको बताना है। रेड, ब्लू, येलो, पर्पल। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है ब्लू कलर का जो फ्लावर है उसने रिप्रेजेंट किया था रोमांटिक एरा को, यानी कि वो उसको रिप्रेजेंट करता था। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 172। व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। पूछा गया है कि जो फर्स्ट टाइप की एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है वो कौन सी है, यानी कि सबसे पहले एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर है उसमें पहला टाइप उसका कौन सा आता है वो आपको बताना है। देखिए ये तो आएगा नहीं, ड्रामा बाद में शुरू हुए थे, ऐसे बाद में शुरू हुए थे। सबसे पहले शुरू हुआ था पोइट्री, ठीक है, क्योंकि बीवुल्फ जो है वो एक पोइटिकल वर्क है। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पोइट्री। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर हमारा 173। व्हाट वाज लोलार्ड्स। लोलार्ड्स कौन थे वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़ एंड टाइप द आंसर इन कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, आप अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ मेंबर ऑफ अ सेक्ट दैट वाज कंसिडर्ड हेरेटिकल। अच्छा, इसको समझा देते हैं आपको। सेक्ट जो होता है वो बोलते हैं धर्म को, मजहब को, संप्रदाय को, ठीक है। और हेरेटिकल का जो मीनिंग होता है वो होता है अप्रमाणिक, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 174। थॉमस हार्डी इज़ नोन फॉर हिज। पूछा जाएगा थॉमस हार्डी जो है किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस है थॉमस हार्डी, वो आपको बताना है। तो थॉमस हार्डी जो फेमस हैं वो हैं नॉवेल्स के लिए, ठीक। थॉमस हार्डी का सबसे फेमस नॉवल है वो है टेस ऑफ द अर्बरविलीस और ज्यूड द ऑब्स्क्योर।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 175। द प्लेग और ब्लैक डेथ रिवे द ब्रिटिश आइल ड्यूरिंग विच सेंचुरी। किस टाइम पर मतलब जो प्लेग और ब्लैक डेथ आई थी ब्रिटिश आइल के अंदर, और पूछा गया किस सेंचुरी में थी वो, जिसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई थी। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 14th सेंचुरी में आई थी, ये आई थी फर्स्ट वेव। अगर आप सोच रहे होंगे सेकंड वेव आई थी, सेकंड वेव की बात नहीं है, फर्स्ट वेव की तो ब्रिटिश आइल्स के अंदर आई थी। ठीक, ये आई थी 1347 से लेकर 1351 के अंदर, जिसमें कि कई लाख लोग मर गए थे। MCQ number 176 is on which of the following topics did Thomas More focus in his Utopia। पूछा गया है थॉमस मोर का जो फेमस वर्क है यूटोपिया, उन्होंने इनमें से किस टॉपिक पर फोकस किया है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने रिचेस, ज्वेल्स एंड गोल्ड, सुसाइड एंड मैरिज एंड डाइवोर्स पर, इन सभी पर फोकस किया है। आपको बता दें यूटोपिया को पब्लिश किया गया था 1516 में, और यूटोपिया एक फिक्शनल वर्क है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 177। हु वाज द फर्स्ट ट्यूडर किंग। पूछा गया है कि फर्स्ट ट्यूडर किंग कौन था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी 7 जो है वो फर्स्ट ट्यूडर किंग थे। आपको बता दें हेनरी 7 को ही हेनरी ट्यूडर कहा जाता है, और ये थ्रोन पर बैठे थे 1485 से लेकर अपनी डेथ तक, यानी कि 1509 तक। इनके बाद जो थ्रोन पर बैठे थे वो बैठे थे हेनरी 8। हेनरी ट्यूडर को ही, यानी कि हेनरी 7 को ही फाउंडर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 178। व्हाट वाज एलिजाबेथ क्लोज सर्किल ऑफ एडवाइजर्स कॉल्ड। पूछा जाता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, उनके एडवाइजर्स जो हैं उनको क्या कहा जाता था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्राइवी काउंसिल। क्वीन एलिजाबेथ का जो क्लोज सर्किल ऑफ एडवाइजर्स था उसको कहा जाता था प्राइवी काउंसिल। आपको बता दें क्वीन एलिजाबेथ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1533 में, और इनकी डेथ हुई थी 1603 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर MCQ नंबर 179 इज हु वाज द फादर ऑफ मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट बिलोंग करती हैं ट्यूडर डायनेस्टी से। ठीक है, बताना है कि इनके फादर कौन थे। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी 8। हेनरी 8 जो हैं वो मैरी ट्यूडर यानी कि मैरी फर्स्ट के फादर थे। आपको बता दें इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1516 में, और इनकी डेथ हुई थी 1558 में। और क्वीन मैरी के बाद ही इनकी जो सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थी क्वीन एलिजाबेथ, वो जो है क्वीन बनी थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 180। व्हाट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। पूछा गया है जेम्स फर्स्ट की बिगिनिंग और एंडिंग क्या है उनके रेन, उनके शासनकाल की। यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जैकोबियन एज। क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1603 में ये थ्रोन पर बैठे थे, और 1625 पर ये थ्रोन से हट गए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 181। इन विच ईयर चौसर वाज इम्प्राइजेंड बाय द फ्रेंच। पूछा गया है किस साल में फ्रेंच के थ्रू चौसर को क्या है जेल में भेज दिया गया था, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
1360 पे इनको जेल के अंदर भेज दिया गया था। आपको बता दें कि जो जॉफरी चौसर हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम माना जाता है 1343 को इनकी डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। उनकी डेथ हुई है 1400 के अंदर, ये आपको याद रखना है। इनकी जो फेमस बुक है, यानी कि फेमस वर्क है इनका, वो है कैंटरबरी टेल्स। उसके अंदर है 24 स्टोरीज, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा MCQ नंबर 182 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सैलम एंड एरिस्टोटल। अब बात करते हैं जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1608 में, और इनकी डेथ हुई थी 1674 के अंदर। जॉन मिल्टन का जो फेमस वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को जो सबसे पहले पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1667 में। जिस टाइम ये 1667 पब्लिश किया गया था, उस टाइम पर 10 बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया था। इसके बाद सेकंड एडिशन आया था जो पब्लिश किया गया था 1674 के अंदर, जिसमें पैराडाइज लॉस्ट के अंदर 12 बुक्स थी। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें एब्सोलम एंड एरिस्टोटल को जो लिखा है, ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 183। हाउ मैनी चिल्ड्रन चौसर हैड। पूछा गया है कि चौसर के कितने बच्चे थे। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौसर के 4 बच्चे थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 184। रेनेसां थिंकर्स आर्ग्यूड दैट वुमन शुड बी एजुकेटेड। रीड द ऑप्शंस। क्या सोचते थे वो कि वुमेन शुड बी आर्ग्यूड कि वुमेन शुड बी एजुकेटेड जस्ट द सेम एज मैन। ये रीड कर लीजिए ऑप्शन साहब। 184 करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्फाइड सोली टू म्यूजिक, डांसिंग एंड नीटिंग। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 185। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 100 ईयर्स वॉर। पूछा गया है कि 100 ईयर वॉर की ड्यूरेशन क्या है। रीड द ऑप्शंस प्लीज। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरेशन है 1337 से लेकर 1453 तक। इसी टाइम पीरियड के अंदर जॉफरी चौसर भी रहे हैं, उन्हीं को इम्प्राइजन किया गया था फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रख लें कि जो 100 ईयर वॉर हुआ था वो हुआ था बिटवीन इंग्लैंड के और फ्रांस के। तो फ्रांस ने जॉफरे चौसर को इम्प्राइजन कर दिया था, जेल में भेज दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 186। इन व्हाट कंट्री डिड द रेनेसां बिगिन। पूछा गया है कि किस कंट्री के अंदर रेनेसां शुरू हुआ था। रीड द ऑप्शंस प्लीज। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में शुरू हुआ था, और वो भी जर्मनी के फ्लोरेंस जगह पर, FLORANCE। इसे सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था, लेकिन मैंने आपको अभी तक बताया है कि 1500 से लेकर 1660 तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं रेनेसां। ये याद रखना है कि रेनेसां जब इंग्लैंड तक पहुंचा, यानी कि जो ये प्रोग्रेस हो रही थी, ठीक है, रिबर्थ हो रहा था, तो सबसे पहले जर्मनी में हुआ। जर्मनी में इसकी शुरुआत हो गई थी, लोग नई नई चीज़ों पर डिस्कस करना शुरू कर चुके थे। ये पहुंचते पहुंचते इंग्लैंड पहुंचते इसको टाइम लग गया था, 1500 से लेकर शुरू हो गई थी, और उसके बाद रेनेसां चला था 1660 तक। बताया गया है आपको कई बार कि रेनेसां को टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 187। अब्सैलम अब्सैलम इज ए नॉवल रिटन बाय, पूछा गया है अब्सैलम अब्सैलम नाम का जो नॉवल है वो किसने लिखा है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लिखा है फॉकनेर ने। अब्सैलम अब्सैलम नाम का जो नॉवल है ये लिखा है किसने? फॉकनेर ने। इसको सबसे पहले जो पब्लिश किया गया था, इसको जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1936 में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 188। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर्स। पूछा गया है कि अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स नाम की बुक है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है उसको। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको 26 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 189। व्हाट अदर नेम डिड पीपल कॉल अरिस्टोटल। पूछा गया है कि अरिस्टोटल को दूसरे किस नाम से लोग पुकारते हैं, मास्टर, जीनियस, ग्रेट स्टूडेंट या ग्रेट थिंकर। व्हाट विल बी आंसर? आंसर आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट थिंकर के नाम से भी अरिस्टोटल को जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 190। किंग हेनरी 8 अडॉप्टेड व्हाट रिलीजन। किंग हेनरी 8 जो हैं, जो कि ट्यूडर किंग हैं, हेनरी ट्यूडर भी कहा जाता है, ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लास्ट ये जो हैं हेनरी 7 के बेटे हैं। हेनरी 7 से स्टार्ट हुआ है ट्यूडर डायनेस्टी का, और एलिजाबेथ फर्स्ट से एंड हुआ है ट्यूडर डायनेस्टी का। ये आपको ज़रूर याद रखना है। पूछा गया है कि जो हेनरी 8 हैं जो कि फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैं और फादर ऑफ क्वीन मैरी फर्स्ट हैं, इन्होंने अडॉप्ट किया था कौन सा रिलीजन, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेस्टेंटिज्म। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 191। क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फास्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वार्ड ड्रामेटिक जनर। पूछा गया है जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन पीरियड से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस प्ले है डॉक्टर फास्टस, वो पूछा गया है कि किस ड्रामेटिक जनर का एग्जाम्पल है, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन प्लीज़। रोमांस है, सटायर है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। मैक्सिमम क्रिस्टोफर मार्लो ने ट्रेजेडी ही लिखा है, तो ये भी ट्रेजेडी ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 192। रेनिसा इज अ। पूछा गया है रेनिसा कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इटालियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या स्पेनिश वर्ड है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिसा जो है एक फ्रेंच वर्ड है और रेनिसा का मीनिंग होता है रीबर्थ। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 193। द पेट्रार्कन सोनेट इज टिपिकली कंपोज्ड इन व्हाट फॉर्म ऑफ मीटर। पूछा गया है कि पेट्रार्कन सोनेट को हम किस मीटर में कंपोज करते हैं, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन प्लीज एंड टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर। मैक्सिमम जो सोनेट होता है उसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सोनेट में 14 लाइन होती हैं। पेट्रार्कन सोनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसमें फर्स्ट में 8 लाइन होती हैं और सेकंड पार्ट के अंदर होती हैं 6 लाइन। जिसमें 8 लाइन होती हैं उसे बोलते हैं हम ऑक्टेव, और जिसमें 6 लाइन होती हैं उसे बोलते हैं हम सेस्टेट। ठीक, सेस्टेट। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि जो पेट्रार्कन सोनेट है
इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, और ये राइमिंग स्कीम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसकी राइमिंग स्कीम ज़रूर टाइप करें, बिल्कुल भी आलस ना करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 194। हु वाज किंग हेनरी एट फर्स्ट वाइफ पूछा गया है। जो किंग हेनरी एट हैं उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम पूछा गया है, वो आपको बताना है वो क्या है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन ऑफ एरागोन। चलिए इसी पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाइफ पूछा गया है हेनरी एट की, तो सेकंड वाइफ भी ज़रूर होंगी। तो फर्स्ट वाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, कैथरीन ऑफ एरागोन। इनकी ही जो बेटी थी वो थी मैरी फर्स्ट। ठीक है, मैरी फर्स्ट जो थी ये कैथरीन ऑफ एरागोन की बेटी थी, और ये ही किंग बनी थी हेनरी एट के बाद। अच्छा, दूसरी वाइफ थी एनी बोलीन, और इनकी बेटी जो थी वो पता है कौन थी? वो थी क्वीन एलिजाबेथ। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 195। व्हाट ईयर वाज फ्रैंकेनस्टाइन पब्लिश्ड? पूछा गया है कि फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो कब पब्लिश किया गया था, वो आपको बताना है। फेमस वर्क है ये। ठीक है, इस फेमस वर्क को लिखा है मैरी शेली ने। किसने लिखा है? मैरी शेली। मैरी शेली जो है वाइफ है ये पीबी शेली की। पीबी शेली जो है एक रोमांटिक एज के पोइट हैं। बताना है आपको फ्रैंकेनस्टाइन कब पब्लिश किया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1818 में फ्रैंकेनस्टाइन को पब्लिश किया गया था। अच्छा, फ्रैंकेनस्टाइन का एक दूसरा नाम भी है जिसके नाम तो लोग जानते हैं, इसको कहते हैं द मॉडर्न प्रोमीथियस। दी मॉडर्न प्रोमीथियस कहा जाता है इसको। अच्छा, एक पीबी शैली का एक फेमस वर्क और है प्रोमीथियस अनबाउंड, उसको भी याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 196। हु अमंग द इंग्लिश राइटर्स वाज नॉट फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड? पूछा गया है इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग नहीं करता है। व्हाट विल बी आंसर? रोमांटिक एज से जो बिलोंग नहीं करता है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसमें सैमुअल कॉलरिज हैं, लॉर्ड बायरन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं। इनका लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ था 1798 के अंदर, और तभी से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। रोमांटिक एज रहा है 1832 या 1837 तक लोग मानते हैं रोमांटिक एज को, ये भी आप याद रखें। तो जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं ये बिलोंग नहीं करते हैं रोमांटिक एज से, तो ये फिर किस एज से बिलोंग करते हैं ये आपको हम बता दें। ये बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज के बाद आई थी विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एज यानी कि विक्टोरियन पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। और ये आपको बता दें कि इनका जो फेमस वर्क है वो है इन मेमोरियम, इसको आप याद रखें। और ये पोएट लॉरिएट बने थे 1850 से लेकर उनकी डेथ तक 1892 तक। और इनसे पहले जो पोएट लॉरिएट थे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपको बता दें। विलियम वर्ड्सवर्थ रहे थे 1843 से 1843 से लेकर 1850 तक। 1850 में डेथ हो गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। उसके बाद बने थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 197। विच इज़ नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोनेट? पूछा जाए इनमें से सोनेट की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। ये आप जान गए हैं, स्पेसिफिक राइम स्कीम होगी, एंडिंग कपलेट भी होता है। एंडिंग सभी में नहीं होता है, लेकिन एंडिंग कपलेट जो होता है वो शेक्सपियरियन सोनेट में होता है। ठीक है, टर्न और शिफ्ट इन थॉट्स होता है। 12 लाइंस नहीं होती हैं, उसमें होती हैं 14 लाइंस। किसके अंदर? सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं, 12 लाइंस नहीं होती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 198। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग रोमांटिक पीरियड? रोमांटिक पीरियड की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे फेमस चीज़ जो है वो है नेचर।
नेचर पर डिस्कस किया गया था बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 199, वेयर डज द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ टेक प्लेस। बीवुल्फ की जो स्टोरी है वो कहाँ से प्लेस करती है, यानी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 200। इन कंटरबरी टेल्स एट द बिगिनिंग द पिलग्रिम्स मीट। पूछा गया है जो कंटरबरी टेल्स है जिसको लिखा है जॉफ्रे चौसर ने। जॉफ्रे चौसर का जन्म हुआ था 1343 में और डेथ हुई थी 1400 में। सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है इनका कैंटरबरी टेल्स। पूछा गया है कि पिलग्रिम्स जो हैं शुरुआत में कहाँ मिले थे, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एट अ पब के अंदर मिले थे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखिए तो आप हमें ज़रूर बताएं कि इसमें कितनी स्टोरीज़ हैं, टोटल स्टोरीज़ जो हैं इसमें वो कितनी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके फ्रेंड्स ज़रूर बताएं, बिल्कुल भी आलस ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमें रिव्यू अपना नहीं दिया तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।